हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जर्नल स्टडी फ्लो इक्वेशन। पिछली क्लास में हमने स्टडी फ्लो इक्वेशन डेरिवेशन किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, पूछते हैं हर बार। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि वहीं से डायरेक्टली इक्वेशन है यूज़ होने वाली है एप्लीकेशंस में। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और बाकी के सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और जो भी अपडेट चाहिए चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, कोई भी अपडेट चाहिए या पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ हो रही है? स्टडी फ्लो जो एनर्जी इक्वेशन है कहाँ पे यूज़ हो रही है? टरबाइंस में। टरबाइंस क्या है? एक ऐसा डिवाइसेस है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इनटू मैकेनिकल वर्क। और वर्किंग सब्सटेंस क्या है? गैस या स्टीम है, तो उसकी एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो जो प्रोसेस रहेगी टरबाइन में, उसको हम मान लेते हैं कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि हीट का ट्रांसफ़र उसमें नहीं हो रहा है। तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और हमने जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डेरिवेशन किया था, एनर्जी एंटर कर रही है और एनर्जी लीव कर रही है सिस्टम में, वो इक्वल होगी। एनर्जी एंटर और एनर्जी लीविंग इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल होंगी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो और कौन कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, जो भी एनर्जीज यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से जो आई थी एंथैल्पी, यानी कि ये है हमारी H1 S2। ठीक है, और ये हमारी प्रोसेस 1 के लिए, यानी कि एंटरिंग के लिए या आउट, यानी कि एग्जिट के लिए, कंडीशंस के लिए है। तो टरबाइन का केस मान लेते हैं कि स्टीम्स जो एंटर कर रही है, और ये टरबाइन्स है। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन्स के ऊपर ब्लेड्स लगे होते हैं, नंबर्स ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं, वेन्स लगी होती हैं। तो जब भी स्टीम आती है, स्टीम टरबाइन की जो ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से जो ब्लेड्स हैं रोटेट करेंगे। और टरबाइन कनेक्टेड है एक किससे? टरबाइन कनेक्टेड है एक जो हमारा शाफ्ट है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ही टरबाइन्स के ब्लेड्स रोटेट होंगे, शाफ्ट भी रोटेट होगा, जिसकी वजह से जो स्टीम की एनर्जी है वो यूज़ होती है कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी में। फर्दर जो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करी जाती है कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और मान लिया कि इसमें जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस है वो नेग्लिजिबल है, तो जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? जीरो है, यानी कि ये नेग्लिजिबल है। इसको मान लिया जीरो, यानी कि जो कितना चेंज हुआ, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये चेंज आ जाएगा, इसमें से माइनस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। तो ये जीरो है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारी टर्म ये नेगलेक्ट हो जाएगी, ये बीच वाली, और ये बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे। तो इस तरीके से W इज इक्वल टू H1 माइनस S2। इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो सिस्टम पे हुआ है ड्यू टू द डिक्रीज इन एंथैल्पी, यानी कि जैसे ही हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसकी एंथैल्पी डिक्रीज हुई है, उतना ही हमारा सिस्टम पे काम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंप। पंप एक ऐसा डिवाइस है जो कि लिफ्ट करता है वाटर फ्रॉम लोअर लेवल एंड डिलीवर इट टू द हायर लेवल, यानी कि लोअर लेवल से वाटर को लिफ्ट करके डिलीवर करता है हायर लेवल पे, जैसे कि दिखाया गया है डायग्राम में। पंप एक जो एक्सटर्नल डिवाइस जो कि सिस्टम पे जो वर्क कर रहा है उस पर काम करता है, यानी कि रन किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि एक एक्सटर्नल डिवाइसेस है। ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव, जो कि सिस्टम पे काम हो रहा है तो उसको नेगेटिव से यूज़ करते हैं। और जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी का सिस्टम के ऊपर, वो भी जीरो है, यानी कि जो हीट Q इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। और पंप ऐसा डिवाइस है जो कि लोअर लेवल से वाटर को सक करके डिलीवर करता है हायर लेवल, यानी कि डिलीवरी टैंक पे। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो जो भी जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और जो Q इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारी ये आ जाएगी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर। बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ करता है जनरेट करने के लिए स्टीम को जनरेट करने के लिए यूज़ करता है। कैसे जनरेट करते हैं? वाटर को हीट करके स्टीम को बनाया जाता है। इस सिस्टम में जो है चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, यानी कि नेग्लेजिबल होता है। तो जो कोई भी काम जो कि सिस्टम के द्वारा नहीं मिलेगा, यानी कि वर्क डन सिस्टम के द्वारा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा इसमें? बेसिकली कैसे होता है, यहाँ से हम हमारा जो वाटर एक टैंक जो भी है हमारा सिस्टम वाटर इसमें है, और यहाँ से हमने बॉयलर में हीट प्रोवाइड करा। यहाँ से बॉयलर है हमारा कंप्लीट ये। तो उसमें क्या है, एक टैंक है, टैंक में हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड करा जहाँ पे वाटर है। ठीक है, ये सारा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई इन हो रही है, और जैसे ही वाटर हीट होगा स्टीम में जनरेट होगी, तो स्टीम एक वॉल के थ्रू हमने क्या किया, स्टीम को आउट कर दिया। और ये स्टीम कहाँ पे यूज़ होगी? स्टीम टर्बाइंस में यूज़ होगी प्रोड्यूस करने के लिए मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, क्योंकि हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं और हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा नेगलेक्ट करने के बाद जो स्टडी फ्लो एनर्जी में इक्वेशन में जो भी टर्म्स थी हमने उसमें पुट करके ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू जो मिलेगा सिस्टम ने जो काम किया है वो जीरो हो जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आ जाएगा H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2, क्यू आ जाएगा H2 माइनस H1, जिसका मतलब ये है कि हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम, यानी कि बॉयलर जो हमारा सिस्टम है वो हीट जो भी सप्लाई करेंगे वो यूज़ होगी किसके लिए? इंक्रीज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। जो हीट सप्लाई करेंगे बॉयलर में यूज़ होगी इंक्रीज द एंथैल्पी, इंक्रीज करने के लिए सिस्टम की एंथैल्पी को इंक्रीज करने के लिए। और कितना इंक्रीज होगा? H2 माइनस H1 से इंक्रीज होगा, इसका डिफरेंस होगा एंथैल्पी जितना इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर। ठीक है, एयर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज़ करा जाता है। कंप्रेशर को एयर के प्रेशर को इंक्रीज या बढ़ाने के लिए यूज़ करा जाता है। मेनली दो टाइप्स के कंप्रेशर होते हैं, रोटरी कंप्रेशर एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रोटरी कंप्रेशर। रोटरी कंप्रेशर के अंदर इसको इंसुलेट किया जाता है। तो यानी कि जो भी हमारा कंप्रेसर है उसको हम इंसुलेट करेंगे कंप्रेशर को, तो जो ट्रांसफ़र होगा हीट का वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, यानी कि हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो, क्योंकि हमने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो वर्क डन सिस्टम पे हुआ है। ठीक है, जब भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लगाएंगे तो जो हीट सप्लाई जो करेंगे वो जीरो होगा, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और हीट सप्लाई जो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो क्या है? ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन अ सिस्टम हो रहा है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी H1 इज इक्वल टू H2 माइनस W। ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और W इज इक्वल टू H2 माइनस H1, जिसका मतलब ये है कि वर्क डन जो होगा उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी एंथैल्पी। जो वर्क डन इज इक्वल टू जितना इंक्रीज हुआ है एंथैल्पी में जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो वर्क डन के इक्वल है। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के केस में क्या है? जो रेट ऑफ फ्लो इज लो एज कंपेयर टू रोटरी कंप्रेसर। जो फ्लो रेट होगा जो रेसिप्रोकेटिंग में कम होगा, जो वॉल्यूम जो फ्लो रेट होता है ना, जो रोटरी कंप्रेसर में ज़्यादा होता है और रेसिप्रोकेटिंग में कम होता है। तो इसलिए जो क्यों होता है? क्योंकि लार्ज एरिया कॉन्टेक्ट में आता है सराउंडिंग के, तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो एप्रिसिएबल है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हीट ट्रांसफ़र को हम रेसिप्रोकेटिंग में इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी, जो अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज एप्रिशिएबल एंड इसको नेगलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि लार्ज एरिया कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा जो डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसमें हीट भी सप्लाई होगा। हीट जो जीरो किया था हमने रोटरी कंप्रेशर के केस में, यहाँ पे हम नेगलेक्ट उसको नहीं कर सकते हैं। और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जब नेगलेक्शन करेंगे, यानी कि उसको चेंज को नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगी H1 माइनस क्यू
क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं, और S2 माइनस W क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब ये है, जो नेगेटिव क्यों, और W क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेशर के केस में हीट रिजेक्ट हो रही है, और हीट रिजेक्शन के केस में क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं, और वर्क डन ऑन अ सिस्टम हो रहा है तो भी हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन डिवाइसेस, कौन सा, नोज़ल। नोज़ल जैसे कि दिखाया गया एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ करा जाता है इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एट अ कॉस्ट ऑफ लो प्रेशर ड्रॉप, यानी कि प्रेशर में कमी की वजह से वेलोसिटी है वर्किंग सब्सटेंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेलोसिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है उसको इंक्रीज करता है बाय द कॉस्ट ऑफ प्रेशर ड्रॉप की वजह से। तो नोजल को हम मान लेते हैं इंसुलेटेड है, तो इसलिए हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा सिस्टम से, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और कोई भी वर्क नहीं होगा, एक्सटर्नली काम नहीं देंगे। तो स्टीम जैसे कि एंटर करी है नोजल के थ्रू में, ये नोजल है, इसको प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करा है। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन पोर्शन दो होते हैं नोजल के, क्योंकि ये जो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे ही ये कन्वर्जन पोर्शन में स्टीम एंटर करती है, ठीक है, जैसे ही ये डाइवर्जन में जाएगी, कन्वर्जन से होते हुए डाइवर्जन सेक्शन में जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रेशर की कमी हो जाएगी, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो स्टीम आउट होगी उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। जनरल जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये डाटम हमारा जी सेम है, तो जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो उसका चेंज जीरो रहेगा, यानी कि वो जीरो है। ठीक है, और जो हीट सप्लाई इंसुलेशन है वो भी जीरो रहेगा, और जो वर्क डन है वो भी क्या है, हमारा सिस्टम ने वर्क डन भी क्या है, जीरो। ठीक है, तो जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के द्वारा ये आ गया। ठीक है, H1 माइनस S2 इज इक्वल टू MC2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस MC1 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन शो करता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में कमी आई, एंथैल्पी में कमी आई, क्योंकि पहले H1 थी और फिर S2 हो गई, एंथैल्पी में कमी आई जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और मान लिया कि जो C1 यानी कि वेलोसिटी एट सेक्शन 1 इज वेरी स्मॉल बिकॉज सेक्शन 2 पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से, तो C2 इज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C1 के कंपेयर में। ठीक है, तो C1 के कंपेयर में ज़्यादा है, तो हम इसको C1 को इग्नोर कर सकते हैं, इसको अगर इग्नोर कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, H1 माइनस S2 इज इक्वल टू MC2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिलेशन। तो जो C2 की वैल्यू है जो आ जाएगी हमारी अंडर द रूट 2H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई M। तो ये क्या है, वेलोसिटी एट द सेक्शन 2, कितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस थी, जब हमारा नोजल से पास आउट होने के बाद कितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी को इंक्रीज करता है नोजल और प्रेशर की ड्रॉप के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइसेस क्या है, इवोपोरेटर। इवोपोरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज होता है कहाँ पे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करा जाता है। इवोपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव करता है हीट को एंड लीव एज अ वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इवोपोरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव करेगा, जो भी रेफ्रिजरेंट है हीट को रिसीव करेगा, लेगा हीट को और लीव करेगा जो वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे और देयर इज नो वर्क ऑन असिस्ट बाय द सिस्टम। तो जनरली जो इवेपोरेटर होता है उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, लो टेम्परेचर पे जो भी सब्सटेंस है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जो कि हीट सराउंडिंग हीट को ले लेगा और अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। ठीक है,
और बाकी जो सराउंडिंग स्पेस को कूलिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, जो भी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो भी है नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2, तो क्यू इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्यू इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। तो आई थिंक आज का डिस्कशन 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है, आई थिंक थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस और इन्हीं से ही आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आप यही टर्म यूज़ होंगी, ठीक है, और यही स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज़ होगी। अगर आपका वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो आप, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।